नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जय मां अंबे। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां के कालरात्रि स्वरूप की आराधना का सबसे उत्तम दिन और मां का ये स्वरूप सदैव शुभ फल देता है और इस वजह से इनका एक नाम शुभंकारी भी है। दरअसल मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली माता हैं और मां कालरात्रि की पूजा से भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आज के विशेष दिन पर गुड़ का विशेष महत्व है। साथ ही मां कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आज सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दरअसल गौरतलब यह होगा कि गुजरात की एक अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज सीएम भूपेश बघेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखना यह होगा क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल बोलते हैं, जिस पर हमारी भी नजर रहेगी। आपको लिए चलेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। आज यूपी के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुद्दा राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के संबंध में हो सकता है और आज का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेश बघेल करेंगे और देखना यह होगा क्या कुछ विषय वो यहां पर मीडिया के सामने रखते हैं। आज उत्तर प्रदेश के दौरे को लेकर क्या कुछ वे कहते हैं, देखना अहम होगा। और मीडिया के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के संबंध में विषय रख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिलहाल आपको बता दें कि भूपेश बघेल लगातार दिल्ली, रायपुर का दौरा करते रहे हैं। चूंकि रायपुर से दिल्ली कई मीटिंग्स में वो हिस्सा लेने गए और आज लखनऊ जाएंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा आज 2 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचेंगी। दोपहर करीब 2 बजे रायपुर पहुंचने के बाद राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वे शामिल होंगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद 29 मार्च बुधवार सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें राहुल गांधी को लेकर की गई कार्रवाई पर वो मुद्दा रख सकती हैं और मीडिया से बात करेंगी। मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कुमारी शैलजा कहती है, देखना अहम होगा। हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर इन दिनों जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर वे जिम्मेदारी संभाल रही हैं और इनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर कुमारी शैलजा रायपुर आएंगी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी। और भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जिसमें भोपाल में तहसील की संख्या बढ़ाने से लेकर कोलार हुजूर का पुनर्गठन तक प्रस्ताव शामिल है। और इस बैठक में सीएम समेत कई मंत्रियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि लगभग पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद होगी और कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी आपको बताते चलें। दरअसल भोपाल में 3 जगह पर तहसील बनाई जानी है, माफ कीजिएगा 3 में से 5 तहसील का संख्या बढ़ाकर इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और तहसील की संख्या बढ़ाए जाने पर यहां विचार किया जा रहा है। हुजूर का पुनर्गठन के प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं। अब 3 की जगह 5 तहसील किए जाने की तैयारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद की कोर्ट में आज पेशी है और अतीक के आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी की जाएगी। अतीक के भाई अशरफ की भी आज कोर्ट में पेशी है। उमेश पाल अपहरण मामले में यह पेशी होगी। अतीक अहमद को जब प्रयागराज लाया गया उसके बाद आज का दिन यह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अतीक अहमद को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि
प्रयागराज के नैनी जेल में इस वक्त अतीक अहमद को रखा गया। उमेश पाल अपहरण मामले में पेशी की जानी है। अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी को लेकर लगातार ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम। एमपी एमएलए कोर्ट में आज अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। और बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां ट्रक में अचानक आग लग गई और खड़े ट्रक में आग लगने से ट्रक अचानक धू-धू कर जलने लगा। आपको बता दें कि आग लगने के कारण क्या रहे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। नगर पालिका की टीम ने आग पर जाकर काबू पाया और आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत यहां पर नगर पालिका की टीम को करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि आसपास कोई और वाहन नहीं थे वहां ज्यादा और कोई जनहानि नहीं हुई। को लगभग 12 बजे के आसपास मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो आग लगा हुआ था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो आग की लपटें काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और इस बीच जो है पुलिस थाना में सूचना दिया गया मेरे द्वारा, और भी पहले सूचना जा चुका था उनके पास, तो तब तक उनके द्वारा फायर। सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुजीत, आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्या? जी देखिए, बता दूं कि देर रात की घटना है। रात लगभग 12 बजे के अचानक ट्रक में आग लगी है और आग रिहायशी इलाका है, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 का इलाका है। आसपास घर भी थे और उसके महज 50 मीटर दूरी पर हैड्रा और बड़े बड़े ट्रकें भी वहाँ थी। एक बड़ी दुर्घटना से टल गई है। अचानक आग लगने से अभी तक कारणों को पता नहीं चल पाया है और पुलिस इसकी कल आज सुबह ही जांच करेगी। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से आग लगा है और जिसके बाद लगातार अफरा तफरी वहां मची है, स्थानीय लोग और आसपास के होटल दुकान संचालक वहां आए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद लगातार जो है 1 घंटे तक जलता रहा आग, जिसके बाद दमकल की गाड़ी पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। वहीं जिस तरह से यहाँ आसपास रेस्क्यू के लिए और दमकल गाड़ी के लिए 1 घंटा लगा और महज नगर पालिका क्षेत्र होने के बावजूद ये भी एक बड़ी लापरवाही नगर पालिका की। और वहीं जो आग में जिस तरह से अचानक आग लगी है उसकी आज जांच की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सुजीत। और अगली बड़ी खबर सूरजपुर से, आपको बता दें अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। आपको बता दें काला मांजन के जंगल में एक बाघ है। कुदरगढ़ धाम जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। मौके पर डीएफओ समेत पूरा वन अमला रेस्क्यू के लिए पहुंचा हुआ है और बाघ का रेस्क्यू कर वहां से उसे आगे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि काला मांजन के जंगल में एक बाघ मौजूद है जिसके हमले से 2 ग्रामीणों की अब तक मौत हो चुकी है। सूरजपुर से एक बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू होगा। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, बाघ के रेस्क्यू से पहले काफी वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, गाड़ियों की लंबी कतार है, अव्यवस्था तो नहीं होगी? नहीं आशीष, देखिए जिस तरह से कल से जो हालात बने हुए हैं, लगातार 24 घंटे से रेस्क्यू की तैयारी की जा रही थी। हालांकि कल जिस तरह से प्रशिक्षित हाथी को यहाँ पर लाया जाना था वो देर रात हाथी पहुंचा और आज सुबह से उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है रेस्क्यू के लिए। उसी के सुरक्षा के मद्देनजर ही जो कुदरगढ़ यहाँ देवी धाम है, यहाँ हजारों की संख्या में दिन भर श्रद्धालु उमड़ते हैं, उनके सुरक्षा के मद्देनजर जो समय सीमा प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गई कि सुबह 7 बजे से शाम तक ही वहाँ श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। ऐसे में सुबह तक जो भीड़ लगी हुई थी रोका जाता श्रद्धालु को धाम तक पहुंचने से, तो सुरक्षा के मद्देनजर ये हालात है। और अभी एक मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ आशीष, क्योंकि यहाँ बिलासपुर और तमाम जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी है उनकी टीम आई हुई है और ये अब जो काला मांजर जो जंगल है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ चिकित्सकों की टीम मौजूद है, पूरा वन अमला है, वाइल्ड लाइफ की टीम है और देख सकते हैं कि कुछ देर में ये जंगल की ओर रवाना होंगे और वहाँ से बाघ की रेस्क्यू करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। हालांकि बाघ का कल ही उनका ट्रेस कर लिया गया था बाघ का और
मोमेंट क्या है और लोकेशन ट्रेस लिया था, मोमेंट पे उसका लगातार नजर बनाए हुए हैं वन अमला। तो ऐसे में कुछ देर के बाद ही अब जंगल की ओर टीम रवाना होगी और कितने देर में ट्रैंक्लाइज करके बाघ को यहाँ लाया जाता है और उसके बाद में बाघ की क्या स्थिति होगी। कई बार ट्रैप करके बाघ को पकड़ा जाएगा या ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाएगा, ये भी काफी डिपेंड करता है इस पर कि बाघ कितने समय में रेस्क्यू किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, एक साथ 4 नाबालिग बच्ची लापता हैं। कल दोपहर से बच्ची लापता हैं और आपको बता दें कि घर से कोचिंग के लिए ये निकली थी। परिजनों ने सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी है। कल दोपहर से 4 बच्चियां एक साथ लापता हैं और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि ये बच्चियों के लापता होने से परिजनों में इस वक्त निराशा है, परिजन परेशान हो रहे हैं और बच्चे घर से निकले थे कोचिंग के लिए। सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी गई है। सरगुजा की धरती में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं और इन्हीं में से एक है रामगढ़ पहाड़। यहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, जिसके अवशेष आज भी पर्वत पर मौजूद हैं। महाकवि कालिदास की रचना स्थली भी यह पर्वत कहा जाता है और यहीं पर कालिदास ने की थी मेघदूत की रचना। सरगुजा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर, यहीं पर है अद्भुत रामगढ़ पर्वत, जहां पड़े थे प्रभु श्री राम के चरण। वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने यहां समय बिताया था। प्रभु श्री राम के चरण तो एक बार जहां पड़ जाएं वो धरती धन्य है। रामगढ़ में तो भगवान बार बार आए। बताया जाता है कि विश्वामित्र राक्षसों के वध के लिए उन्हें यहां लेकर आए थे और बाद में वनवास के समय भगवान फिर यहां पधारे। इसके अवशेष आज भी यहां मिलते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तब वो अयोध्या से निकल करके दक्षिण की ओर जब गए हैं तो उसमें एक मार्ग सरगुजा भी पड़ता है और रामगढ़ खासकर उनका इलाका रहा है। जब वो राक्षसों को मारने के लिए विश्वामित्र उनको लेके गए थे तो सरगुजा दंडकारण्य का घनघोर जंगल था, जहाँ लोग वामप्रस्थ में भी जाते थे और ऋषि मुनि वगैरह भी तपस्या करते थे, जिसमें राक्षस व्यवधान डालते थे। तो रामचंद्र जी एक राउंड पहले युवावस्था में विवाह से पूर्व ही यहाँ आकर के राक्षसों का वध किए हैं और दूसरी बार वनवास के समय भी इसी परिचित मार्ग से ही वो दक्षिण की ओर गए हैं। तो ये रामगढ़ का इलाका अपने उदयपुर ब्लॉक, पहले रामपुर तप्पा कहलाता था स्टेट में टाइम में, जो लखनपुर का एरिया होता था, उसमें उदयपुर ब्लॉक है। अब उसके ऊपर एक समतल टीला ऊपर उठा हुआ वर्टिकल, उसी में रामचंद्र जी के अवशेष मिलते हैं। सीता बंगरा, लक्ष्मण बंगरा, हथफोड़ आदि हैं, जहाँ काफ़ी दिनों तक रामचंद्र जी के रहने का उल्लेख मिलता है। राम भगवान आए त्रेता में, जो नदी किनारे किनारे अयोध्या से आए, तब आए के यहाँ वो टिकिन है पीजी वशिष्ठ मुनि और राम लक्ष्मण का पहाड़ी में ही आए के जो होता है यहाँ टिकिन है भगचान। तो अब ये मंदिर का मूर्ति है जहां स्वयं भगवान पधारे वो धरती तो ऐसे ही धन्य है, लेकिन रामगढ़ एक और वजह से प्रसिद्ध है। इसका नाता महाकवि कालिदास से भी है। कालिदास ने यहीं पर मेघदूत की रचना की थी। दुनिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी यहां मौजूद है। इस पर्वत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी हैं। यहाँ सीता बेंगरा, जोगीमारा की प्राचीन गुफाएं हैं। जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और सीता बेंगरा गुफा में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख हैं। यहाँ मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मेघदूत की रचना भी कालिदास ने वहीं से की थी। प्रमाणित हो चुका है कि रत्न जो रामगढ़ है वही मेघदूत की रचना स्थली भी है और मौर्यकालीन कुछ जेवरात, पत्थर, इंटेशन वगैरह वहाँ मिलते हैं जमीन की खुदाई वगैरह पे, या यत्र तत्र बिखरे हुए भी मिलते हैं। वहाँ विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रमाणित हो चुका है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम रंगमंच रामगढ़ में ही है। उसमें संस्कृत ब्राह्मी लिपि में कुछ लिपियां भी लिखी हुई हैं। ये रामचंद्र जी का अपना मूल निवास रहा है, जिसमें काफ़ी दिनों तक वो रहे हैं। यहाँ रामनवमी के समय में आज भी मेला भरता है।
चैत्र नवरात्र पर आस्था और भक्ति का सैलाब रामगढ़ पर्वत पर उमड़ता है। श्रद्धालु 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर भगवान राम जानकी मंदिर तक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि सच्चे मन से यहां भक्त जो मुराद मांगता है, भगवान राम उसे पूरी करते हैं। ये वही राम मंदिर है जहाँ पे सरगुजा जिले में भगवान राम और माता सीता यहाँ पर अपना वनवास के समय कुछ समय बिताए थे। दूर दूर से यहाँ पर लोग भगवान राम और सीता के जो चिन्ह हैं और उनके दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो भी मन्नत यहाँ पे श्रद्धे सच्चे मन से यहाँ मांगते हैं, उनकी मुराद भगवान राम और माता सीता जरूर पूरी करती है। मैं यशवंत कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपका मच जाएगा खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।